नमस्ते बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से अपने पाठ को, व्याकरण को पढ़ा है, वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आज हम कुछ और एक ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, यदि हम किसी भी भाषा को जानना, समझना चाहते हैं और उसका सही उच्चारण, उपयोग और प्रयोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए स्वर और व्यंजन को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे पता है कि आप इसे पढ़ चुके हैं, अतः आप इसको भली भांति जानते हैं, इससे परिचित हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि ये तो बच्चों वाली बात है। इतने बड़े होने के बाद हम स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे, तो इसमें कोई हिचक की बात नहीं है। रिकॉल करना, पुनरावर्तन करना, ये कोई बुराई नहीं है। तो डरिए मत। यहाँ पर मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में ये सारी जानकारी दे दी है। हमने स्वर और व्यंजन मात्राओं का पुनरावर्तन कर लिया है अपने पिछले वीडियो में, ठीक है बच्चों। मैं बार बार आपका ध्यान स्वर, व्यंजन और मात्राओं की तरफ इसलिए ले जा रही हूँ, क्योंकि आज हम जिस व्याकरण को पढ़ने वाले हैं, उसमें इन सब का योगदान है। या यूँ कहें कि स्वर, व्यंजन और मात्रा के बिना यह व्याकरण गलत हो जाएगा। अतः इतने महत्वपूर्ण विषय को हम कैसे गलत होने दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हम भिन्नार्थक शब्द नामक शब्द संपदा को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में व्याकरण के रूप में आया हुआ है, ठीक है। भिन्नार्थक, जिसका अर्थ है अलग अलग। तो बच्चों, भिन्नार्थक शब्द को इस तरह से भी परिभाषित किया जाता है: ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से वो भिन्न होते हैं, इन्हें भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। वे बोलचाल में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, अथवा हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं: जो शब्द सुनने में एक जैसा लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें समध्वनि भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, अथवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता है, यही ना कि पढ़ने और सुनने में एक जैसा शब्द परंतु अर्थ अलग अलग, तो इसमें नया क्या है? बच्चों, जब हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई ये शब्द यानी भिन्नार्थक शब्द जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। बात बनने की बजाय बिगड़ जाएगी, और जब एक बार बात बिगड़ गई तो वह लाख कोशिशों के बावजूद बन नहीं पाएगी। यहाँ पर मुझे रहीम दास जी का एक दोहा याद आ रहा है: बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, चलिए हम इस महत्वपूर्ण भिन्नार्थक शब्द को देख लेते हैं। यहाँ पर इसे मैं बार बार महत्वपूर्ण कह रही हूँ, तो इसके पीछे कोई न कोई कारण ज़रूर होगा। हाँ बच्चों, कारण तो है, और वो भी बहुत बड़ा कारण है। अब आप सोचिए, यदि एक जैसे शब्द हमारे सामने हैं, परंतु अर्थ अलग अलग हैं,
और हमने कुछ का कुछ कह दिया तो जैसे एक शब्द चिता और दूसरा शब्द चिंता को ले लेते हैं। अब आपको ये पता है चिता का अर्थ क्या होता है और चिंता का अर्थ क्या होता है। ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बिंदी यानी अनुस्वार की मात्रा का फर्क है। अब आप सोचिए, चिंता करने वाले व्यक्ति को आप चिता क्यों करते हैं? ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? अतः मैंने अपने भाषा स्वरूप के साथ वाक्य शुद्धिकरण व्याकरण वाले वीडियो में स्वर, व्यंजन और मात्राओं को विस्तार पूर्वक बताया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो सबसे पहले स्वर, व्यंजन और उसकी मात्राओं से भली भांति परिचित हो जाइए। जब तक आप इन सब को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, जो भाषा का मजबूत आधार है, जिसे आप बेस कहते हैं या फिर नींव कह सकते हैं। स्वर, व्यंजन और मात्रा उच्चारण आपकी भाषा की नींव है। तब तक आप सही भाषा को न तो बोल पाएंगे और न ही लिख पाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो परिवार में, समाज में और काम की जगह पर आपकी हंसी उड़ाई जाएगी या आप हंसी के पात्र बनते रहेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी भाषा पर पकड़ है और आपकी भाषा की नींव मजबूत है। तो चलिए हम कुछ और भिन्नार्थक शब्दों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द ले लेते हैं, निधन और निर्धन। ठीक है, अब आप इन शब्दों को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर पहले दूसरे वाले शब्द को ले लेते हैं, या दूसरे वाले शब्द को पढ़िए, निर्धन, जिसका अर्थ है गरीब। अर्थात जो पहले से ही गरीब है उसके लिए तो शब्द का प्रयोग पहले से ही होता चला आ रहा है, पर आप सोचिए, जो व्यक्ति पहले अमीर था, बाद में परिस्थितियों की वजह से गरीब हो गया, तो लोग यदि इस प्रकार कहें कि फला व्यक्ति निधन हो गया, तो आप सोचिए सुनने वाले पर क्या बीतेगी। हो गया ना अर्थ का अनर्थ। यहाँ पर वाक्य सही नहीं है, ठीक है, परंतु लोग तो वाक्य पर नहीं जाते हैं बल्कि शब्द पर जाते हैं। तो ये सुनने के बाद कि फला व्यक्ति निधन हो गया, यहाँ पर का जो है नहीं है, उसके बावजूद लोग फला व्यक्ति का निधन ही सुनेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपने ध्यान दिया इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? हाँ, बहुत अच्छा। अब आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर आधा र यानी निधन शब्द में नी और ध के बीच में ये जो आधा र जुड़ जाएगा, तो आप इसका उच्चारण निर्धन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्वर और व्यंजन अलग अलग तोड़कर फिर जोड़कर समझना होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और शब्द को देख लेते हैं। जैसे अंक और दूसरा अंग। अब अंक का अर्थ तो गोद है, अंग का अर्थ शरीर का एक हिस्सा है। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए जरा, दोनों में क्या अंतर है। अंग की मात्रा अंग जो है वो तो पहले और दूसरे में समान है, परंतु दूसरा जो अक्षर है वो बदल गया है। लेकिन आप सोचिए कि शरीर का हिस्सा के लिए भी आप अंक कह देंगे जल्दी जल्दी में, तो फिर क्या से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्वर और व्यंजन और मात्रा का बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखना है। अगला शब्द अंतर।
और दूसरा अंदर। ठीक है। अब अंतर यानी हृदय, अंतर्मन कहते हैं। ठीक है। अंदर यानी भीतर, कमरे के अंदर जाओ और पुस्तक ले आओ। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और शब्द को ले लेते हैं, कली और कली। ठीक है। कली और कली। पहला कली यानी कलयुग। आपने ध्यान दिया ल पर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। ठीक है। और दूसरा कली पर बड़ी ई की मात्रा है। तो इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। हम जब लिखते हैं, यानी आप जब लिखते हैं, तो जल्दी जल्दी में मात्राओं का ध्यान नहीं देते हैं और फिर छोटी ई की मात्रा की जगह पर बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा की जगह पर छोटी ई, और इस तरह से आप अपना वाक्य, अपने शब्द को लिखकर मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ पर एग्जामिनर के लिए बड़ी दुविधा हो जाती है। ठीक है। क्योंकि अर्थ तो कुछ और निकलता है, तो वो मार्क्स कैसे दे, और वो मार्क्स फिर नहीं दे पाता है और आपका आक्षेप रहता है कि हमें मार्क्स नहीं मिलता है और हिंदी में मार्क्स कट किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप सोचिए कि क्यों मार्क्स कट किया जाता है। ठीक है। कली, यहाँ पर कली यानी जो छोटी की मात्रा ल पर लगी हुई है उसका अर्थ हो गया कलयुग। और दूसरा कली जहाँ पर ल पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है उसका अर्थ है अध खिला फूल। बर्ड्स जिसे आप कहते हैं ना, फूलों की डालियों पर जो फूल तो खिल जाता है, एक अलग बात है। दूसरा यानी उसकी पहले कली बनती है जिसे आप बर्ड्स कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होता चला जाएगा। आगे और कुछ शब्द हैं, यहाँ पर हम उन्हें भी देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपके दिलो दिमाग पर स्वर, व्यंजन और मात्राओं की जो दुविधा है, कन्फ्यूजन है, वो साफ हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है। अनल, आग, अनिल, हवा, आधी, मानसिक, आधी, आधा हिस्सा। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखा, आधी ध पर छोटी की मात्रा है एक पर, एक जगह जहाँ पर मानसिक। ठीक है। और दूसरे आधी पर बड़ी की मात्रा है जिसे हम आधी कहेंगे, आधा हिस्सा। ठीक है। यहाँ पर आपने देखा छोटी और बड़ी ई की मात्रा का फर्क दिखाई दे रहा है। ठीक है। अन्य, दूसरा अन्न, अनाज। अब ये भी सुनने और देखने में आपको लगेगा कि चलो ये ठीक है, अन्य हो या अन्न हो एक ही बात है, परंतु इसका अर्थ बहुत ही अलग है। अन्य यानी दूसरा, अन्न यानी अनाज जिसे हम खाते हैं। कुल, कूल, कुल छोटा ऊ की मात्रा, वंश, कूल बड़ा ऊ की मात्रा, किनारा होता है, नदी का किनारा या कोई और किनारा। ठीक है। यहाँ पर कुल यानी वंश की बात अगर करें तो आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कुल की बात यहाँ पर हो रही है, यानी वंश की बात हो रही है। ठीक है। अब आपने यहाँ पर देख लिया कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ का ही अंतर है। ठीक है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कर्म और क्रम, इन दोनों शब्दों में भी कुछ अंतर है, आपको अब समझ में आ गया है, आसानी से आप देख पाएंगे और अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे कर्म यानी काम, क्रम यानी सिलसिला। ठीक है। कर्म में क और म के बीच में आधा र लगा है और दूसरे में क के साथ ही ये आधा र जुड़ा हुआ है। ध्यान दिया आपने? इसमें मात्राओं को ही ध्यान में रखना है। ठीक है। समान और सामान, इन दोनों में अंतर है। समान मतलब बराबर, इक्वल,
और दूसरा सामान यानी वस्तु। दीप और द्वीप। दीप यानी दीपक, द्वीप यानी टापू, आइलैंड जिसे आप कहते हैं। ठीक है। आदि और आदि। आदि यानी आरंभ, कहते हैं ना आदि से लेकर अंत तक। ठीक है, सुना होगा आपने। और दूसरा आदि मतलब आदत होना। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि तुम तो इसके आदि हो गए हो। ऐसे शब्द आपने बहुत सुने होंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से भवन और भुवन में भी अंतर होता है। भवन का अर्थ है घर, तो भुवन का अर्थ है संसार। ठीक है। अब हम और को भी देख लेंगे। और का अर्थ है तरफ या दिशा। कहते हैं ना कि चोर पूर्व की ओर भागा है। और का अर्थ है तथा। अगला शब्द इस प्रकार से है उपयुक्त और उपर्युक्त। ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त और उपर्युक्त। पहला उपयुक्त का अर्थ है ठीक, तो उपर्युक्त का अर्थ है ऊपर कहा गया है। तो यहाँ पर आपने शब्द को देखा जो एक जैसे लग रहा है, लेकिन दूसरे वाले शब्द में र आ गया है, आधा र, जो कि प और य के बीच में वो आधा र जुड़ता है। ठीक है। जैसे कहते हैं, निम्नलिखित उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ये आप बहुत बार देख चुके हैं अपने प्रश्न पत्र में, कृति पत्रिका में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चपल का अर्थ है चंचल। चपला का अर्थ होता है बिजली। बार बार मैं कह रही हूँ, मात्राओं पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर चपल और चपला, ल पर आ की मात्रा जुड़ी है, सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है और अर्थ बिल्कुल बदला हुआ है। दीन का अर्थ है गरीब और दिन का अर्थ है दिवस। इसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद हम गलतियां करते हैं। अंत, समाप्त, अंत्य, आखिरी। अंत मतलब समाप्त तो है ही, अंत्य भी आखिरी है, आप उसे समाप्त नहीं कह सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला शब्द गुरु और गुर। गुरु का अर्थ होता है आचार्य, गुर का अर्थ है उपाय। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगी। आज के समय में हम शॉर्टकट की दुनिया में जी रहे हैं, जैसे हम मॉम डैड कहते हैं। शुक्र है कि आज भी गुरु को गुरु ही कहा जाता है। इसे आप शॉर्टकट में नहीं कह सकते हैं और न ही कहते हैं। नहीं तो सोचिए, गुरु के स्थान पर गुर यानी उपाय कहेंगे तो कैसा लगेगा। तो आगे के शब्दों को देखते हैं। पानी, जल। पानी, हाथ। अब यहाँ पर नी और ड़ का ही फर्क है, लेकिन इसे भी हम एक जैसा ही मान लेते हैं। एक पानी तो पीने वाला पानी होता है, जिसके बिना जीवन हमारा अधूरा है। दूसरा पानी यानी हाथ, जैसे शादियों में कहते हैं या फिर आपके इनविटेशन कार्ड पे छपा रहता है, पानी ग्रहण। बदन और वदन, इन दोनों में अंतर है, बहुत ही छोटा सा माइनर अंतर है, उसे आप देखेंगे। बदन, बदन शरीर, और दूसरे का वदन, वदन यानी मुख। ब और व के अंतर को आप समझिए। तो अपने अगले शब्द की तरफ चलते हैं। प्रधान और प्रदान। प्रधान यानी मुख्य, प्रदान यानी देना। शस्त्र, हथियार, और शास्त्र कोई भी धार्मिक ग्रंथ। ठीक है।
अब यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र में सिर्फ आ की मात्रा का फर्क है, ठीक है। लेकिन अंतर देखिए, अर्थ को समझते हुए इसके अंतर को देखिए। एक तो शस्त्र हथियार हो गया, दूसरा शास्त्र कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो गया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे। शाल और साल, इस श और स के अंतर को भी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो कक्षा में पढ़ लिया है, समझ लिया है। इसके उच्चारण के स्थान को भी हम लोगों ने बड़े ही अच्छी तरह से देखा था। तो श यानी तालव्य श है ये, और दूसरा दंत्य स है, ठीक है। तो शाल का अर्थ होता है एक प्रकार का वृक्ष या फिर चादर, ठीक है। शॉल देकर उनका सम्मान किया गया, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये साल जो है, दंत्य स वाला साल, जिसे वर्ष कहते हैं, इस साल राम अपनी कक्षा में अव्वल आया है। तो ये फर्क है यहाँ पर, और कुछ भी फर्क नहीं है। आप देखिए, व्यंजन की बात की गई है, एक अक्षर की बात की गई है। तालव्य श और मूर्धन्य स के बीच के अंतर को ये शब्द यहाँ पर बता रहे हैं, जिसे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा वैसे ही काम चलाओ चाल तो हम चलते ही रहेंगे और बढ़ते ही रहेंगे अपने जीवन में, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। परिमाण और परिणाम, इन दोनों में भी अंतर है। एक परिमाण का अर्थ है मात्रा, तो दूसरा परिणाम का अर्थ है नतीजा, ठीक है। यहाँ पर आपने शब्दों के अक्षरों पर ध्यान दिया। अक्षर लगभग सेम हैं, एक जैसे हैं, तो इनके अर्थ को भी आप समझें। किला और कीला, एक किला यानी दुर्ग होता है, फोर्ट जिसे आप कहते हैं, और दूसरा कीला जिसे खूंटी या खूंटा भी कहते हैं, ठीक है। चरम, चरम एक पहला चरम का अर्थ है अंतिम, और दूसरा चर्म यानी खाल। तो र तो यहाँ पर दोनों में है और च और म के बीच में है, ठीक है। दोनों मतलब ठीक ठाक दिख रहा है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उच्चारण में यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, चरम पहले का हो गया अंतिम, लेकिन यहाँ पर उच्चारण कैसे हो रहा है, चर्म, यानी च और म के बीच में ये जो र आया है उसका उच्चारण पूरी तरह से नहीं बल्कि धीरे से आ गया है, तो इसे चर्म कहा गया है। बच्चों, यदि आपको स्वर, व्यंजन और मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो इन सारे शब्दों को आप नहीं समझ पाएंगे। ऐसे शब्दों का सामना हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में करना ही पड़ता है, तो इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान रखते हुए आप अपने इस हिंदी के व्याकरण को आगे बढ़ाइए। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपके 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के टेक्स्ट बुक में जो शब्द संपदा में भिन्नार्थक शब्द आए हैं उसको बता देती हूँ, ठीक है। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा